श्री जावेद अली खान साहब। मैं निश्चित रूप से इस बिल के समर्थन में खड़ा हुआ हूं, लेकिन मैं किसी भी रूप में ये नहीं मानता कि ये बहुत कोई अचंभे का काम, जैसा अभी यहां गुणगान किया जा रहा है। 2009 में जब सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का एक्ट बना था, उस वक्त देश के साथ ये कमिटमेंट किया गया था कि प्रत्येक राज्य में कम से कम एक केंद्रीय विश्वविद्यालय अवश्य होगा, और उसी के चलते सब राज्यों में केंद्रीय विश्वविद्यालय कम से कम एक की संख्या में बनाए जाने आरंभ हुए। और जब 2014 में आंध्र प्रदेश के पुनर्गठन का एक्ट पास हुआ, उस वक्त यह कमिटमेंट किया गया था कि आंध्र प्रदेश में एक केंद्रीय जनजाति विश्वविद्यालय भी बनाया जाएगा। इसलिए दोनों ये कमिटमेंट पुराने कमिटमेंट हैं और ये पिछले 5 साल की सरकार में पूरे हो जाने चाहिए थे, वो नहीं हो पाए। लेकिन हमारे नए मंत्री जी ने आकर के उन कमिटमेंट को पूरा करने का प्रयास किया है, इसके लिए मैं उन्हें बधाई देना चाहता हूं। वो तो मैंने कह दिया कि 5 साल में पूरे हो जाने चाहिए थे, लेकिन अब आप कर रहे हैं, आप बधाई के पात्र हैं। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, 2-3 बातें, 4-5 बातें हैं मेरी, जरा आप नोट कर लीजिए और थोड़ा ध्यान से सुन लीजिए। क्या आपने इस विश्वविद्यालयों के लिए जमीन का इंतजाम कर लिया है? क्योंकि आपके एक्ट के अंदर जो स्टेटमेंट दिया गया है, उसमें या आपने जो प्रस्तावना जमाई, यहां भाषण दिया, उसमें कहीं इस बात का जिक्र नहीं है कि आप किस स्थान पर इन विश्वविद्यालयों को स्थापित करेंगे। यह बात मैं किस लिए कह रहा हूं कि आज भी 2 यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं, धर्मशाला की केंद्रीय विश्वविद्यालय और गुजरात का केंद्रीय विश्वविद्यालय, जिनके लिए जमीन मयस्सर नहीं हुई है। तो आंध्र प्रदेश में 2 विश्वविद्यालय बनाने के लिए आपका जमीन का क्या इंतजाम है? दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, क्या वित्त मंत्रालय से आपने बात की है 2018 और 19 के बजट में? क्योंकि ये पुराने कमिटमेंट थे। आंध्र प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए 20 करोड़ का फंड शुरुआत करने के लिए एलोकेट किया गया था, 10 करोड़ का, जो इस वर्ष बढ़ा करके 13 करोड़ किया गया है। और जनजाति विश्वविद्यालय के लिए 20 करोड़ था, जो घटा करके इस बार इस बजट डॉक्यूमेंट में 8 करोड़ का प्रावधान किया गया है। आप 800 करोड़, 850 करोड़ की यूनिवर्सिटी बनाएंगे। पहले चरण में 450 करोड़ और 420 करोड़ उसको देने जा रहे हैं, लेकिन आप जो तत्काल प्रावधान आपके बजट में है वो 10 करोड़ और 8 करोड़ का, 13 करोड़ और 8 करोड़ का है, वो ऊंट के मुंह में जीरा है। इससे आप विश्वविद्यालय तत्काल आरंभ नहीं कर सकते, क्योंकि 10 करोड़ में तो आज एक गांव की सड़क नहीं बन पाती, तो आप कैसे इस पर इंतजाम करेंगे? उसके बाद मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि जो विश्वविद्यालयों को चलाने के लिए जितने भी नए केंद्रीय विश्वविद्यालय बने हैं, उनके सामने माननीय सभापति जी ने भी टोका था कि इस प्रकार बातें न की जाएं। माननीय मंत्री जी, क्योंकि जब मंत्री जी सुनेंगे नहीं, माननीय तो मंत्री, फिर आगे उस पर काम कैसे? चलिए। जो केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, आज वो बहुत बड़े संकट से गुजर रहे हैं, क्योंकि उन्हें बढ़िया अध्यापक नहीं मिल रहे हैं। जो नए केंद्रीय विश्वविद्यालय 40-42 बने हैं, वजह क्या है? ये बने 2009 में, और पुरानी पेंशन स्कीम खत्म करके नई पेंशन स्कीम 2004 में शुरू हो गई। और इन विश्वविद्यालयों में यह प्रावधान कर दिया गया कि 2004 के बाद या 8 के बाद जो विश्वविद्यालय बनेंगे, उसमें नई पेंशन स्कीम होगी। अब आप नया असिस्टेंट प्रोफेसर तो भर्ती कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको प्रोफेसर भर्ती करना है तो वो किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में जो पुरानी पेंशन स्कीम के तहत काम कर रहा है, उसको यहां आना पड़ेगा। तो वो अपने पुरानी पेंशन स्कीम के लाभ छोड़ करके नए विश्वविद्यालय में जिसे आप गठन करने जा रहे हैं, उसमें कोई प्रोफेसर, कोई एसोसिएट प्रोफेसर, क्योंकि वो सब 2004 से पहले के भर्ती हैं, आपके विश्वविद्यालय में नहीं आ रहे हैं। और आप असिस्टेंट प्रोफेसर्स के भरोसे कोई भी विश्वविद्यालय आप चला नहीं सकते हैं। एक तरीका और है, यहां आईआईटी की, आईआईएम की, एनआईटी की बात की गई। जब कोई नई आईआईटी बनती है, नया आईआईएम बनता है, तो पुराना आईआईएम या पुराना एनआईटी या पुरानी आईआईटी उसको मेंटर करती है कुछ वर्षों के लिए।
लेकिन केंद्रीय विश्वविद्यालय जितनी बड़ी संख्या में बने हैं, इन्हें सबके सबको लावारिस छोड़ दिया गया है। इसलिए मैं आपको यह सुझाव देना चाहता हूं कि आप जो नया केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाएं, उसे कुछ वर्षों के लिए पुराने केंद्रीय विश्वविद्यालय से, पुरानी यूनिवर्सिटी से, ताकि वो उसके अनुभव का लाभ ले सके, उसके साथ एसोसिएट करें। एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारी पिछली सरकार का कमिटमेंट था और आप भी उसे बढ़ा रहे हैं, जनजाति विश्वविद्यालय बनाने का। हमारे देश में एक और किस्म के विश्वविद्यालय हैं, वो है अल्पसंख्यक चरित्र के विश्वविद्यालय। हालांकि केंद्रीय विश्वविद्यालयों में उनकी संख्या सिर्फ 2 की है, जामिया मिलिया इस्लामिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, और उन दोनों का जो माइनॉरिटी कैरेक्टर है वो कोर्ट में चुनौती भी दिया हुआ है। वो एक अलग बहस है, उस पर फिर कभी बात की जाएगी। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं, आज हायर एजुकेशन में मुस्लिम छात्रों की संख्या सिर्फ 4.5% है। अगर उसमें से एएमयू को, जामिया को या मौलाना आजाद जो उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद में बनी हुई है, उसको हम निकाल दें, तो मैं समझता हूं। एक मिनट आप कंक्लूड कर लीजिएगा, आपका समय खत्म हुआ है, लेकिन उसके पहले 6 बज चुके हैं। 6 बज चुके हैं, 6 बज चुके हैं। और माननीय सदस्यगण, मैं अगले वक्ता को आमंत्रित करूं इसके पहले बताना चाहूंगा कि इस बिल पर बहस के लिए 2 घंटे बातचीत हुई है। हाउस की आम रायती सेंस था, हाउस सहमत हुआ इस पर, उसी ढंग से हम लोग आगे चल रहे हैं। तो इस बिल पर 2 घंटा बहस पूरा करने के बाद आज एक और बिल था, तो मुझे उम्मीद है कि हम दोनों बिल जो आज हमारे वर्क में था उसको हम खत्म करेंगे और देर तक बैठेंगे। इस पर आम सहमति है? सहमति? आप दोनों आप कंक्लूड करें, आप कंक्लूड करें। चलिए माननीय उपसभापति जी, मैं जल्दी से अपनी बात खत्म कर रहा हूं। आप खत्म। आज 4.5% मुस्लिम छात्र बैठे केंद्रीय विश्वविद्यालयों में पढ़ रहे हैं। अगर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया या मौलाना आजाद उर्दू यूनिवर्सिटी के छात्रों की संख्या कम कर दी जाए तो उनकी संख्या 3% से भी कम हो जाती है। बड़ी खुशी की बात है कि हम शेड्यूल्ड ट्राइब्स, जनजाति में शिक्षा का प्रचार प्रसार करने के लिए उनके लिए यूनिवर्सिटी बना रहे हैं। क्या सरकार, जब आप जवाब दें मंत्री जी, तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस बात का भी जवाब दें कि क्या सरकार अल्पसंख्यकों के अंदर शिक्षा का प्रचार प्रसार करने के लिए नए विश्वविद्यालय जो अल्पसंख्यक चरित्र के होंगे उन्हें बनाएंगे। मैं इस बात को इसलिए कहना चाहता हूं कि वो तुष्टीकरण का जमाना गया। अब तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने जब नया कार्यकाल संभाला तो उसमें अल्पसंख्यकों के संवर्धन के लिए, उन्हें बहुत ज्यादा मजबूत करने के लिए आह्वान किया है। और आपके पीछे अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री बैठे हुए हैं, उन्होंने भी घोषणा की है कि जो हज से सब्सिडी बचेगी वो अल्पसंख्यकों की शिक्षा पर खर्च की जाएगी और 5 करोड़ स्कॉलरशिप अगले वर्षों में 5 साल में अल्पसंख्यकों को दी जाएंगी। इसलिए मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आप क्या नए अल्पसंख्यक चरित्र के विश्वविद्यालय, प्रधानमंत्री जी का जो कमिटमेंट देश के साथ है, उसके साथ बनाने का कोई प्रयास या प्रावधान करेंगे। और आखिरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि आज विश्वविद्यालयों के अंदर, यूनिवर्सिटीज के अंदर स्टूडेंट्स यूनियन का बुरे तरीके से खात्मा किया जा रहा है और आपके वाइस चांसलर स्टूडेंट्स यूनियन को बिल्कुल खत्म कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है इलाहाबाद का, मुख्तार भाई वहां के पढ़े हुए हैं। उस विश्वविद्यालय के अंदर 1921 से छात्र संघ का चुनाव होना शुरू हुआ था और बहुत बड़े बड़े नेता इस देश के अंदर इलाहाबाद विश्वविद्यालय की छात्र राजनीति से निकल करके आए थे। आज बीएचयू में चुनाव नहीं हो रहा, इलाहाबाद में चुनाव नहीं हो रहा, जामिया मिलिया इस्लामिया में चुनाव नहीं हो रहा। क्या आप केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 में ऐसा संशोधन करेंगे कि जिसके जरिए यूनिवर्सिटीज के अंदर स्टूडेंट यूनियन की अनिवार्यता भी निश्चित की जा सके? आखिरी बात यह है कि आपने जो एमएचआरडी की वेबसाइट पर नई एजुकेशन पॉलिसी का ड्राफ्ट डाला है, अभी हम लोगों के सामने तो वो हाँ, इसलिए क्योंकि पंचायतों का इलेक्शन अब जनता के माध्यम से करा रहे हैं और स्टूडेंट यूनियन का इलेक्शन अब खत्म कर रहे हैं। नई एजुकेशन पॉलिसी का जो ड्राफ्ट है उसके अंदर इस तरफ इशारा किया गया है कि पिछले दिनों में वाइस चांसलर्स की नियुक्ति और उनकी गुणवत्ता वो बहुत ही घटिया दर्जे की, या जो प्रक्रिया रही है वो खराब रही है। मैं एग्जैक्ट शब्द तो यहां नहीं कह रहा हूं, वो संतोषजनक नहीं रही है। तो क्या माननीय मंत्री जी इस बात को निश्चित करेंगे कि आने वाले दिनों में
जो भी विश्वविद्यालय बनेंगे उसमें वाइस चांसलर की नियुक्ति में पूरी पारदर्शिता बरती जाएगी और वाइस चांसलर के गुणवत्ता भी उनके पद की कायम रहेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करूं। The next speaker is Prarthana Nanda. 3 minutes only. 3 minutes. Thank you, sir. Till this bill is passed. Till this bill is passed. Says who? That is 7 Says o'clock. who? Says who? Who has said? Has the sense of the house been taken? I think No, no, it has not been taken. The sense of the house has not been taken. This is not a free market where the minister will stand up and say, and we will all sit here like Lalu Palu. No. The sense of the house has to be taken. I think Honorable Deputy Chairman has taken the sense of the House already. He said no. You have not taken the sense of the house. Okay, I'll look into the record. No, he has not. He has asked the minister. He has asked the minister. Has any leader of any party been asked? Of the opposition party, Congress, Trinamool, SP, has anybody been asked? Sir, 1 minute, sir, 1 second. You are passing, today is the 9th bill you are passing without scrutiny. 9 bills have been passed. Not a single bill has gone for scrutiny. You cannot take the opposition for granted like this. No, you will take the sense of the House, sir. The Deputy Chairman did not take the sense of the House. He asked the minister says, we are not here to be counted as numbers. We want to be constructive. We want to be a constructive opposition. We have been cooperating with the government, but that does not mean you can take us for granted. So that will be too much. Nobody has been asked. Nobody has been asked. Well. Please sit Yes, sir. down. No. We are being Please fair. sit down. Yes, sir. Sir, Please sit sir, down. Sir, I didn't That's 1 say, minute. I didn't Let say me have my anything. say. Mr. Minister, I please sit down. didn't- Mr. Minister, please sit down. I'm told that the sense of the House has already been taken. If it is otherwise, I'll find out. Mr. Minister, tell me. No, sir, it is wrong to attribute that my view was taken. It's not. In fact, the deputy chairman, he took the view of the House. The House said that we want to discuss this bill for 2 hours and said that we want to discuss it till it is over. So he came to a conclusion. Let me finish. Hear me. Let me finish. Let him finish. I am not Let him- yielding. Mr. I am Rao, not yielding. Mr. Rao, Let me please be finish. seated. Let him have his say. Yes. So, Deputy Speaker, when it was 6 o'clock, he said that today's list of business includes all these things. And when he said that about the third bill, there was, of course, opposition from lot of members. But up to the second bill, there was no opposition. So obviously, the Deputy Chairman, he announced it. So it is wrong to attribute that the Deputy Chairman is doing it at the behest of the Minister. No, we wanted it it would have been concluded earlier, but everybody wanted to discuss it at length. So we will discuss. We will discuss for 1 more hour. Yeah, and Mr. Rao. finish it. Mr. Rao. Let me clarify. Sir, the question. One by one, please, one by one. Sir, it is very Not all at simple. a time. One by one. Let me listen to him. Let not the minister get confused. It is very simple. First, when the deputy speaker wanted it, chairman wanted it, we said 2 hours as far as this bill is concerned. We said 1 hour will not suffice. Even the leader of opposition also said it is 2 hours. So we said House mood is for 2 hours. It does not mean only today it is 2 hours. It is 2 hours for the bill. That is first, number one. Number two, second, when the directly raised an objection, only who has asked this? After all, we should have taken the mood of the House and the approval of this House for sitting beyond 6 o'clock up to 7, if you wanted it. That was not taken. So earlier thing stands. That is, it is the 2 hours we will discuss this bill, but not necessarily today. Third, what you said, Deputy Speaker Chairman did say that we have to take up the third bill also, to which we absolutely opposed. We shouted and said, look, the second bill itself is not coming in. Where is the question of imagining third bill? This is the question. Yeah, Mr. Ramesh. One minute. Minority with my friends. We agreed that we will discuss this bill for 2 hours. That was the only sense of the House. There was no sense that we will extend the House.
we will sit for 2 hours on this bill. My request is, having sat for 2 hours, let us sit for another half an hour and pass this bill. Yeah, finish this bill, let it go through. There is no, heavens are not going to fall. Heavens are not going to fall. 1 minute. No cross argument. Please, no cross argument. Let me listen to him. There is a certain convention. If we are agreeing, we can sit here for half an hour, 1 hour. Please understand. We are only saying, you look at what was said at 6 o'clock. I completely agree with Jairam, we can sit for half an hour. But the issue is, you look at the recording, the sense of the house is taken from the chair. The sense of the house was not taken. My simple request here, sir, the BJP, the government has a thumping majority there. By what has happened here in the last 10 days, they have a majority here. But that does not mean the opposition will concede their opposition rights. That is my limited point, sir. All right. Mr. Gupta. इस बिल को जो कंटिन्यूअस चल रहा है इसके लिए 2 घंटे की बात हुई. नेक्स्ट बिल को आज डिस्कस करने की कोई बात नहीं. आप अपना कल का एजेंडा अगर इसमें पढ़ें, इसके अंदर लिखा है कंसिडरेशन ऑफ एनी बिजनेस एंटर्ड इन द लिस्ट ऑफ बिजनेस ट्यूसडे 16 जुलाई एंड नोट कंक्लूडेड ऑन द सेम डे. गवर्नमेंट ने ऑलरेडी कह रखा है हम कल डिस्कस करेंगे, तो फिर आज के लिए हम क्यों इस पे इंसिस्ट कर रहे हैं? Honorable members, have you finished, Mr. Gupta? Yes, Okay. As you see, very less speakers are left. I think as our honorable member has said, we have only few speakers which will be able to finish within the time. So I think I can take the sense of the house. Let us finish this bill. Yes? Okay.